गेम शो टेलीविजन पर हल्के फुल्के मनोरंजन का एक अहम हिस्सा है और हम में से ज्यादातर लोग उन प्रस्तुतकर्ताओं के चेहरों से वाकिफ है जो ऐसे शो होस्ट करते हैं। कई लोग नहीं जानते कि कुछ गेम शो और उनके प्रस्तुतकर्ता गहरे राज छुपाए होते हैं जो बाद में उजागर होते हैं। अक्सर ये बातें शो की प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए खराब कर देती है। नंबर 10, मार्क समर्स अमेरिकी टीवी दर्शकों में प्रसिद्ध हैं। वो एक कॉमेडियन, प्रोड्यूसर, टॉक शो होस्ट और गेम शो होस्ट है जिनके पास कई वर्षों का अनुभव है। लेकिन उन्होंने एक अजीब परेशानी का भी सामना किया जिसकी वजह से उन्हें हॉलीवुड स्क्वायर्स पर अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके वरिष्ठ उनकी उस चिकित्सीय स्थिति से अनजान थे। 1990 के दशक में समर्स बच्चों के गेम शो व्हाट वुड यू डू के होस्ट थे और उन पर कभी कभी स्लाइम या व्हिप्ड क्रीम डाली जाती थी। ऐसी ही स्थिति एक और टीवी शो डबल डेयर में भी सामने आई जिसे उन्होंने 1986 से 1993 तक होस्ट किया था। वह याद करते हैं कि उनके वेंट्रिलोक्विस्ट दोस्त ने निकेलोडियन नेटवर्क के बारे में कभी सुना ही नहीं था, इसलिए शो के ऑडिशन के लिए मना कर दिया और समर्स को भेज दिया। वे इंटरव्यू में सबसे पहले पहुंचे और जल्दी ही शो के होस्ट बने। 1989 में उन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून के होस्ट बनने की कोशिश की लेकिन बॉब गफ से हार गए। इससे उनके करियर पर असर नहीं पड़ा क्योंकि डबल डेयर पहले ही लोकप्रिय था और इसी कारण समर्स को आगे अन्य शो में प्रस्तुतकर्ता बनने के मौके मिले। इनमें काउच पोटैटोज और व्हाट वुड यू डू शामिल थे। इसके बाद वे कई टॉक शोज जैसे एबीसी का होम शो और निकलोडियन के हैलोवीन शो मिस्ट्री मैजिक स्पेशल में भी नजर आए। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में वे कई अलग अलग गेम और टॉक शोज में नजर आए और जब डबल डेयर का टीवी पर सफर खत्म हुआ तो उन्होंने होम मेकर शो अवर होम के साथ साथ टॉक शो बिगर्स एंड समर्स की सह मेजबानी शुरू की। 1994 में वे द टुनाइट शो विद जे लेनो में यादगार पल का हिस्सा थे। वे शो में बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ आए जो लेनो से नाराज थे क्योंकि लेनो ने उनके तलाक पर टिप्पणी की थी। लेनो और रेनॉल्ड्स के बीच माहौल ठंडा था। अंत में रेनॉल्ड्स ने लेनो की टाई कैंची से आधी काट दी। इसके बाद समर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वह सफाई पसंद व्यक्ति हैं। रेनॉल्ड्स ने इस बात को पकड़ लिया और समर्स का मजाक उड़ाया, जिस पर समर्स ने कहा कि कम से कम वह अब भी शादीशुदा हैं। रेनॉल्ड्स को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने समर्स की गोद में एक गिलास पानी डाल दिया। समर्स ने रेनॉल्ड्स के सिर पर पानी डाला और दोनों ने दर्शकों के सामने क्रीम पाई से लड़ाई शुरू की। ये तो समर्स के लिए आगे आने वाली परेशानियों की एक झलक भर थी क्योंकि उनकी सफाई को लेकर दीवानगी भविष्य में उन्हें और भी मुश्किलों में डालने वाली थी। उसी साल उन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD का पता चला जिसे तब ठीक से नहीं समझा गया था। इसके बाद उन्हें हॉलीवुड स्क्वायर्स में प्रस्तुतकर्ता की भूमिका मिली, लेकिन जब वे प्रोडक्शन शुरू होने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें बताया गया कि उन्हें निकाल दिया गया है। बाद में पता चला कि शो के निर्माता मानते थे OCD से पीड़ित व्यक्ति के साथ काम करना मुश्किल है, जबकि ये उनकी गलतफहमी थी। सौभाग्य से वे इस झटके को सहजता से ले पाए और अपनी जिंदगी पर एक संस्मरण भी लिखा जिसे एक एकल नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें खुद समर्स ने अभिनय किया। नंबर 9, सेलेडोर एंटरटेनमेंट कभी यूके की प्रमुख स्वतंत्र टीवी और रेडियो प्रोडक्शन कंपनी थी। इसे 1981 में निर्माता पॉल स्मिथ ने स्थापित किया था और ये बेहद लोकप्रिय गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कुछ समय बाद कंपनी ने स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी हिट फिल्में बनाई, फिर पुनर्गठन कर अब इसका नाम CPL प्रोडक्शंस है। यह महसूस करते हुए कि इसमें बहुत पैसा कमाया जा सकता है, डिज्नी ने सेलेडोर के साथ एक समझौता करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान करा देगा। इस समझौते में हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर को लेकर दोनों कंपनियों के बीच मुनाफा बांटने की बात तय थी और 1999 में दोनों कंपनियां इस बात पर सहमत हुई कि ABC नेटवर्क पर प्रसारित शो के अमेरिकी संस्करण के शुद्ध मुनाफे का 50% सेलेडोर को मिलेगा। जैसा कि उम्मीद थी,
ये शो अमेरिका और अन्य देशों में जबरदस्त हिट हो गया और अरबों डॉलर की कमाई करने लगा। डिज्नी ने कहा कि शो से कोई मुनाफा नहीं हुआ, जिससे सेलेडोर को अपने समझौते पर बहुत कम या कोई लाभ नहीं मिला। सेलेडोर ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें कंपनी ने दावा किया कि डिज्नी धोखाधड़ी कर रहा था, क्योंकि उन्होंने असली मुनाफा नहीं बताया था और उन्होंने अपनी कॉरपोरेट संरचना को इस तरह से बदला था कि सारा मुनाफा उन्हीं के पास रहे और सेलेडोर को कुछ भी न मिले। डिज्नी ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मामला अदालत गया। अगले 6 हफ्तों तक दोनों पक्षों ने लॉस एंजलिस की एक अदालत में अपने अपने तर्क पेश किए और जब सारी जानकारी सामने आई तो कई लोग हैरान रह गए। सेलेडोर ने ऐसे दस्तावेज पेश किए जिनसे यह साबित हुआ कि डिज्नी ने शो के सबसे लोकप्रिय दौर में लगभग 1.8 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया था। डिज्नी ने उनसे यह बात छुपाई, इसलिए उन्होंने फिर दावा किया कि कंपनी धोखा कर रही थी। डिज्नी ने कहा कि सेलेडोर को समझौते में शामिल होते समय जोखिमों का पता होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनकी लेखा प्रथाएं अमेरिका के मनोरंजन उद्योग की सामान्य सीमाओं में हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है। फिर पता चला कि डिज्नी अपनी सहायक कंपनियों ANC और बुएना विस्ता के बीच मुनाफा स्थानांतरित कर रहा था। यह स्पष्ट था कि यह सब सेलेडोर से इन भारी मुनाफों को छुपाने के लिए किया गया था और बाद में सेलेडोर यह साबित करने में सफल रहा कि डिज्नी ने अपने मुनाफे को बहुत कम दिखाया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस तरह की प्रथाएं हॉलीवुड में आम हैं और इस तरह की धोखाधड़ी दशकों से बिना किसी की नज़र में आए होती आ रही थी। सेलेडोर ने मामला साबित किया, लेकिन डिज्नी ने समझौते के उल्लंघन से इनकार किया। अदालत ने पाया कि डिज्नी ने सेलेडोर की कीमत पर खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। कंपनी को 270 मिलियन का मुआवजा और 50 मिलियन की दंडात्मक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। नंबर 8। अभिनेता एरिक एस्ट्राडा को सबसे ज्यादा याद किया जाता है उनके हिट टीवी शो चिप्स में निभाए गए किरदार के लिए, जो एक क्राइम ड्रामा था और 1977 से 1983 तक अमेरिका में प्रसारित हुआ था। चिप्स शो का नाम कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल का संक्षिप्त रूप था। इसमें एरिक एस्ट्राडा ने एक मोटर बाइक गश्ती अधिकारी की भूमिका निभाई और उनके साथी की भूमिका लैरी विल्कॉक्स ने निभाई। ये जोड़ी अक्सर कैलिफोर्निया की सड़कों पर साथ गश्त करती दिखती थी, जो असल में आम बात नहीं है। लेकिन शो में इसे इस तरह समझाया गया कि एरिक एस्ट्राडा के किरदार को प्रोबेशन पर रखा गया था और उनके साथी को उनके ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। शो ने इस ट्रोप को बरकरार रखा क्योंकि एरिक एस्ट्राडा को एक मुसीबत में पड़ने वाले अधिकारी के रूप में दिखाया गया, जबकि लैरी विल्कॉक्स का किरदार ज्यादा समझदार था और वह लगातार एस्ट्राडा को काबू में रखने की कोशिश में व्यस्त रहता था। जल्द ही शो कई देशों में हिट हुआ और एरिक एस्ट्राडा मशहूर हो गए। 1978 में उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू की और सेइशिन दो केन्पो के साथ फाइटिंग स्टार्स मैगजीन के कवर पर भी दिखे। अगले साल शो की शूटिंग के दौरान उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया जब उन्होंने अपनी लगभग 600 पाउंड वजनी मोटर बाइक पर से नियंत्रण खो दिया और वे एक खड़ी कार से टकरा गए। उन्हें कई गंभीर चोटें आईं और उन्हें केवल 50% जीवित रहने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से ठीक होने में कामयाबी हासिल की। सेट लौटने के बाद उन्हें रोल्स रॉयस गिफ्ट मिली, जिससे उनके और विल्कॉक्स में तनाव हो गया। इस स्थिति को असमान व्यवहार के आरोपों, वेतन विवादों और दोनों सितारों के बीच व्यक्तित्व के टकराव ने और भी बढ़ा दिया। विल्कॉक्स ने 1982 में शो छोड़ा और अगले साल शो रद्द कर दिया गया। एस्ट्राडा ने फिर अपना ध्यान फिल्मों की ओर लगाया और 80 के दशक में उन्होंने कई कम बजट की फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने दोस्त मुझे रस उन कामिनों में अभिनय किया, जिसके लिए कथित तौर पर उन्हें 1 मिलियन पेसो मिले। 1990 के दशक में वो अमेरिकन एडवेंचरर और साब्रीना द टीन एज विच जैसे शोज में रहे। उन्होंने 2 प्रसिद्ध रॉक बैंड्स के म्यूजिक वीडियो में कैमियो किया, जिनमें एक बैड रिलीजन था। आने वाले वर्षों में उनका करियर बढ़ता गया। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो, निकेलोडियन शोज, स्क्रब्स, माई नेम इज अर्ल जैसे सिटकॉम्स में काम किया और नेशनल रिक्रिएशनल प्रॉपर्टीज के प्रवक्ता बने। तब से उनका करियर लगातार फलता फूलता रहा है।
लेकिन 1997 में गेम शो पिक्शनरी के सेट पर हुई एक घटना उनके साथ हमेशा जुड़ी रही है। ऑनलाइन उपलब्ध एक क्लिप में अभिनेता शो में प्रतिद्वंदी से प्रतिस्पर्धा करते और आनंद लेते दिखते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वह प्रतियोगिता में थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ गए थे, क्योंकि उन्हें हाथों घुटनों के बल देखा जा सकता है, जबकि वह अपने साथी द्वारा बनाई जा रही तस्वीर के संभावित जवाब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एक बार जब उनके साथी टाई अ येलो रिबन राउंड द ओल्ड ओक ट्री गाने को दर्शाने वाली तस्वीर बना रहे थे तो वे बेहद उत्साहित थे, और जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सही जवाब दिया है तो वह खुशी में फर्श पर घुटनों के बल बैठकर पीछे की ओर झुक गए। दुर्भाग्य से उनके साथी कॉमेडियन बिल माहेर पीछे सोफे पर बैठे थे और एस्ट्राडा की हरकतें सीधे उनके चेहरे पर लगी। माहेर फर्श पर गिर गए, लेकिन उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई और प्रभावित हिस्से पर आइस पैक लगाने के बाद वह ठीक हो गए। कहा जाता है कि एस्ट्राडा इस घटना से शर्मिंदा थे और बार बार माफी मांगी। इस क्लिप की चर्चा आज भी होती है और YouTube पर इसे दसियों हजार बार देखा गया है। नंबर 7, मैनहंट एक गेम शो था जो 2001 में अमेरिका में अगस्त से सितंबर तक सीमित अवधि के लिए प्रसारित हुआ। कुल 6 एपिसोड रिलीज किए गए थे और बहुत से लोगों को लगा था कि यह हिट हो जाएगा, लेकिन कुछ विवादों के कारण इसे आखिरकार रद्द कर दिया गया। शो की थीम में 13 प्रतियोगी कानून से भागे हुए अपराधियों की भूमिका निभा रहे थे और हर एपिसोड में उन्हें मशहूर अभिनेताओं द्वारा पीछा किया जाता था जो इनामी शिकारी की भूमिका में थे, और उनका काम इन प्रतियोगियों को पकड़ना था। जो प्रतियोगी इन शिकारियों से सबसे ज्यादा समय तक बचता था उसे एपिसोड का विजेता घोषित कर $2.5 लाख नकद इनाम दिया जाता था। शो में जो कुछ मशहूर चेहरे नजर आए उनमें पूर्व अमेरिकी ग्लैडिएटर रे होलेट और मशहूर WWE रेसलर जॉन सीना शामिल थे, जो उस समय तक WWE में अपनी पहचान नहीं बना पाए थे। एक बार नियम स्पष्ट कर दिए जाते थे। प्रतियोगियों को हवाई के कौवाई द्वीप पर लगभग 50 मील के क्षेत्र में बिना पकड़े घूमना पड़ता था। उन्हें यह कार्य पूरा करने के लिए 6 दिन दिए जाते थे और उन्हें अपनी सभी सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने से बचने की रणनीति बनाने के लिए कहा जाता था। कुछ प्रतियोगी साथ काम करते थे, पर अंत में सब अपने लिए थे। हर दिन समूहों को कुछ चुनौतियां दी जाती थी, जैसे कि गश्त वाले इलाकों से होकर दौड़ना, और कोई भी प्रतियोगी जो इन पेंट बॉल्स से मारा जाता था उसे पकड़े जाने के रूप में चिन्हित कर दिया जाता था और उसका सिर मुलवाकर तुरंत प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती थी, शो और भी रोमांचक हो जाता था और फिनाले में जब बचे हुए प्रतियोगी इनामी शिकारियों का सामना करते थे तो अक्सर खुली मारामारी मच जाती थी, क्योंकि हर कोई मुख्य इनाम जीतने के लिए जूझ रहा होता था। सीना ने बिग टिम किंगमैन और हॉलिट ने शिकारी रेड की भूमिका निभाई। टीम में अभिनेता कलाई मिलर शामिल हुए और उम्मीद थी कि ये शो बहुत लोकप्रिय होगा, लेकिन पता चला कि हर एपिसोड को 3 मिलियन से कम लोग देख रहे थे, जो उम्मीद से बहुत कम था। जहां दूसरी रियलिटी टीवी शोज दर्शकों के बीच हिट हो रहे थे, वहीं मैनहंट दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रहा। लेकिन सबसे बुरा तो अभी आना बाकी था। पत्रकार पीटर लांस ने शो की जांच तब शुरू की जब उन्हें पूर्व निर्माता बॉब जाफे से रिपोर्ट मिली कि पैरामाउंट टेलीविजन के निर्माता गॉन्टलेट चुनौतियों में कुछ प्रतियोगियों के पक्ष में हेराफेरी कर रहे थे। पता चला कि उन्होंने नकली कहानियां बनाई और इनामी शिकारियों को जानबूझकर नियम गलत बताने का आदेश दिया ताकि भ्रम हो। ये गंभीर आरोप थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शुरुआती 6 एपिसोड्स की शूटिंग के बाद शो के अधिकारियों ने तय किया कि शूटिंग हवाई के बजाय लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में दोबारा करनी होगी। जब शो प्रसारित हुआ तो इसका कोई जिक्र नहीं किया गया और दर्शकों को यह विश्वास दिलाया गया कि पूरी शूटिंग हवाई में ही हुई है। 2001 में एफसीसी के पास शिकायत दर्ज हुई और 6 एपिसोड के बाद शो रद्द कर दिया गया। इसके बाद इसे लगभग भुला दिया गया, लेकिन कुछ कट्टर प्रशंसक अब भी इंटरनेट फोरमों पर इस शो की चर्चा करते हैं। नंबर 6, निकोलस स्कॉट कैनन, जिन्हें निक कैनन कहा जाता है, निकेलोडियन में अपने कार्यकाल और एमटीवी की कॉमेडी सीरीज वाइल्ड एंड आउट के होस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 1980 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हुआ और बचपन
लिंकन पार्क में दादा के साथ बिताया। किशोरावस्था में वो गैंगस्टर बन गए, लेकिन करीबी दोस्त की मौत के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय लिया। 1998 में हाई स्कूल के बाद उन्होंने गुजारा करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की और पिता के पब्लिक एक्सेस टीवी शो में भी दिखे। इसके बाद कैनन ने संगीतकार बनने का फैसला किया और रैप ग्रुप G4 डोप बम स्क्वाड से जुड़ गए। उन्हें 2001 में अपना पहला रिकॉर्ड डील मिला जब उन्होंने जाइव रिकॉर्ड्स के साथ साइन किया और वे लोकप्रिय बच्चों के टीवी शो जिमी न्यूट्रॉन बॉय जीनियस के साउंड ट्रैक में भी शामिल थे। 2003 में उन्होंने अपने नाम वाला पहला एल्बम रिलीज किया और 2 साल बाद कैन आई बॉल रिकॉर्ड्स नाम से अपना रिकॉर्ड लेबल शुरू किया। उन्होंने दूसरा एल्बम रिलीज करने की योजना बनाई, लेकिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और वे अभिनय में चले गए। उन्होंने सिंगल्स और मिक्स टेप्स रिलीज किए और अन्य कलाकारों से सहयोग किया। 2005 में उन्होंने वाइल्ड एंड आउट इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी शो बनाया और निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स में आमंत्रित हुए। इसके बाद उन्होंने टीन निक का शो द नाइट लाइफ बनाया और उनका करियर संगीत और टेलीविजन के बीच कई उतार चढ़ावों से गुजरा। 2021 में उन्हें कोविड-19 हुआ, लेकिन ठीक होते ही वे अपनी जिम्मेदारियों पर लौट आए। कैनन ने अब तक का सबसे बड़ा टीवी रोल किया। उन्हें अमेरिकाज गॉट टैलेंट होस्ट बनने को कहा गया और वे NBC अधिकारियों से रचनात्मक मतभेद तक शो से जुड़े रहे। बाद में पता चला कि उन्होंने अपने कॉमेडी स्पेशल में नेटवर्क पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब से उन्होंने रेडियो शो होस्ट किए और कई कॉमेडी स्पेशल रिकॉर्ड किए, लेकिन उनका करियर विवादों से बचा नहीं। जुलाई 2020 में उनके प्रशंसकों के लिए ये चौंकाने वाली खबर थी कि उन्हें वाइल्ड एंड आउट से निकाल दिया गया, जिसे उन्होंने बनाया था। ये उनके पॉडकास्ट के खास एपिसोड के बाद हुआ, जिससे वाईकॉम CBS अधिकारियों का ध्यान दिया। एपिसोड में उन्होंने एक खास समूह पर अपमानजनक टिप्पणियां की और एक निराधार साजिश सिद्धांत को बढ़ावा दिया। वाईकॉम ने उन्हें पूर्वाग्रही बताया और कहा कि उनकी टिप्पणियां वास्तविकता से जुड़ी नहीं हैं। इसलिए उन्होंने कैनन से संबंध तोड़ने का फैसला किया, जिन्होंने माफी मांगी। साथ ही नेटवर्क के एक अधिकारी से भी माफी चाही। उन्होंने दावा किया कि उनके शब्दों में वे इतिहास के गलत पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बनाए हुए शो की मालिकियत मांगी थी क्योंकि उन्हें लगा नेटवर्क उनके बिना उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि वायाकॉम की धोखाधड़ी पर उन्हें हैरानी नहीं हुई क्योंकि वे सितारों को लंबे समय से कम पैसे दे रहे थे। अगले साल उन्होंने फिर माफी मांगी, जो इस बार स्वीकार हो गई। उन्हें फिर से शो का प्रस्तुतकर्ता बनाया गया, लेकिन 2024 में पता चला कि उन्हें आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार है, जिसके लिए वे थेरेपी ले रहे हैं। नंबर 5, डील या नो डील एक मशहूर गेम शो है जिसकी शुरुआत नीदरलैंड्स में हंट फॉर मिलियंस नाम से हुई थी। इसके बाद ये दुनिया भर के कई देशों में, जिसमें यूके भी शामिल है, बहुत लोकप्रिय हो गया और तब से ये गेम शो प्रेमियों के लिए एक मुख्य आकर्षण बना हुआ है। यूके में इसे 2005 से 2016 तक नोएल एडमंड्स ने होस्ट किया था, जिसके बाद स्टीफन मुलार्ड ने यह जिम्मेदारी संभाली। इस शो के कई संस्करण देखे गए हैं। यह उस देश पर निर्भर करता है जहां इसका प्रसारण हो रहा था, लेकिन इसकी मूल अवधारणा लगभग एक जैसी ही रही है। हर एपिसोड में एक प्रतियोगी को खेल खेलने के लिए चुना जाता है और उसके सामने 22 सूटकेस रखे जाते हैं। अमेरिका में यह संख्या 26 होती है, जिनमें से हर एक में एक अज्ञात राशि होती है। प्रतियोगी एक बॉक्स सुरक्षित रखने के लिए चुनता है, बाकी बॉक्सों को बेतरतीब हटाना होता है, जिनमें 1 सेंट से लेकर $1 मिलियन तक हो सकते हैं। हर हटाए गए सूटकेस की नकद राशि खो जाती है। लक्ष्य है कि मुख्य इनाम राशि वाला सूटकेस छोड़कर बाकी सभी हटाए जाए, जो यूके में 1 लाख पाउंड और अमेरिका में $1 मिलियन है। कुछ प्रतियोगी मुख्य इनाम के करीब आकर गलत सूटकेस चुनकर हार गए, जबकि कुछ ने अपनी जिंदगी बदलने वाली रकम जीत ली। अगर प्रतियोगी जल्दी ऑफर स्वीकार करे तो खेल बिना किसी असर के आगे चलता रहता है, ताकि दिखाया जा सके कि अगर वह खेलता रहता तो क्या होता। 2018 में NBC पर शो के पुनरुद्धार में प्रतियोगी को हर खेल में एक बार काउंटर ऑफर देने की अनुमति थी, जिसे बैंकर स्वीकार करता तो मांगी गई राशि मिलती
और खेल खत्म हो जाता। 2008 में शो के अमेरिकी संस्करण में विवाद हुआ। ये ऑन स्क्रीन हुई किसी घटना की वजह से नहीं था, बल्कि एक जोड़े की वजह से था जो इंटरैक्टिव व्यूअर सेगमेंट लकी केस गेम खेल रहे थे। इस फॉर्मेट का मकसद दर्शकों को गेम में भाग लेने और $10,000 जीतने का मौका देना था। उन्हें 6 सुनहरे ब्रीफकेस दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक में नगद होता है और वे अपनी पसंद का केस चुनकर 99 सेंट में मैसेज भेज सकते हैं। जॉर्जिया से आने वाले दंपत्ति माइकल और मिशेल हार्डिन ने शो के इस हिस्से में भाग लेने का फैसला किया, लेकिन वे ऐसा करते समय जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं कर पाए। उन्होंने जीतने की उम्मीद में ढेर सारे टेक्स्ट मैसेज भेजे और जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, उनके ऊपर भारी फोन बिल आ गया। ये महसूस करते हुए कि वे इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक परेशानी में पड़ गए हैं, उन्होंने NBC के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जॉर्जिया में जुआ अवैध है। वे किस्मत के खेल में पैसे देने के कारण नेटवर्क के साथ जुए का अनुबंध अमान्य मानते थे, इसलिए उन्होंने मांग की कि फोन कॉल्स पर खर्च किया गया पैसा उन्हें वापस किया जाए। NBC ने कहा कि ये खेल लॉटरी या जुए का कोई रूप नहीं है, क्योंकि नेटवर्क द्वारा इसका इस्तेमाल केवल एक प्रचार उपकरण के रूप में किया गया था। ये मामला जॉर्जिया सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने तय किया कि शो का टेक्सटिंग हिस्सा सट्टा नहीं है, इसलिए उस जोड़े के पास अपना पैसा वापस मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था और उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उन्होंने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया था, जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। नंबर 4, अधिकांश गेम शो जो सामान्य ज्ञान पर निर्भर करते हैं, कभी कभी अपने प्रतियोगियों को फंसाने के लिए चालाकी से ऐसे सवाल पूछते हैं जो उन्हें भ्रमित करने के लिए बनाए गए होते हैं। ये छुपाया नहीं जाता, बल्कि खेल का हिस्सा मानकर रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाया जाता है। Who wants to be a millionaire? जैसे शो इस बात पर जोर देते हैं कि वे चालाकी वाले सवाल नहीं पूछते, बल्कि प्रतियोगी की असली बुद्धिमत्ता पर ध्यान देते हैं। ऐसे सवाल खेल में एक अतिरिक्त मजा और कभी कभी त्रासदी भी ला सकते हैं, क्योंकि ये या तो बड़ी जीत दिला सकते हैं या फिर भारी नुकसान करा सकते हैं। $1 मिलियन मनी ड्रॉप अपने चालाक सवालों के लिए प्रसिद्ध है। एक जोड़े ने मंच पर गलत सवाल चुना तो इतनी नाराजगी हुई कि हारे पैसे को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। एंड्रयू और पैट्रिशिया मरे का कहना था कि शो में आने से पहले उन्होंने शो के कई स्टाफ से बात की थी, जिन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि कोई भी भ्रामक, व्यक्तिपरक या चालाकी वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे। उन्हें यह भी प्रोत्साहित किया गया था कि अगर वे किसी खास सवाल को लेकर पूरी तरह से निश्चित हैं तो बड़ा दांव लगाएं, जो कि खेल की थीम के बिल्कुल अनुकूल था। हर एपिसोड में 2 लोग $1 मिलियन जीतने की कोशिश करते हैं। मंच पर पैसे रखे जाते हैं और उन्हें 7 सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं। राउंड के हिसाब से उनके सामने 3 या 4 जवाब होते हैं। हर जवाब मंच के ट्रैप डोर से जुड़ा होता है। जोड़ी संभावित जवाब तय कर ट्रैप डोर पर कितनी रकम रखनी है चुनती है। वे अपनी रकम को कई जवाबों के बीच बांट सकते हैं, लेकिन जो भी रकम तय समय के भीतर किसी ट्रैप डोर पर नहीं रखी जाती, वह खो जाती है। जब जवाब बताया जाता है तो सही जवाब को छोड़कर बाकी सभी दरवाजे खुल जाते हैं और जो भी रकम नीचे गिरती है वो भी खो जाती है। आखिरी राउंड के बाद बची रकम ही जीत होती है, यानी जिसका सामान्य ज्ञान बेहतर होगा वो ज्यादा रकम जीतेगा। दिसंबर 2010 में फॉक्स नेटवर्क पर शो के प्रीमियर एपिसोड के दौरान मरे दंपत्ति पहले प्रतिभागी के रूप में आए थे। उन्होंने पहले 5 राउंड शानदार खेले और छठे राउंड में उनके पास $5,80,000 बाकी थे। इसके बाद उन्हें यह सवाल मिला, डेटा सुरक्षा कंपनी इम्परवा के अनुसार सबसे आम यूजर पासवर्ड कौन सा है? उन्हें 3 विकल्प दिए गए, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 या आई लव यू, जो सभी बहुत प्रसिद्ध और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड है। मरे परिवार ने जल्दी ही आई लव यू को उत्तर के रूप में खारिज कर दिया और थोड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी सारी बची हुई रकम पासवर्ड पर लगाने का फैसला किया। सही उत्तर 1 2 3 4 5 6 जानकर वे निराश हुए और खाली हाथ रह गए। इसके बाद उन्होंने शो के निर्माताओं पर मुकदमा किया, आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर एक भ्रामक सवाल जोड़ा जिससे खेल अनुचित हो गया। उन्होंने दावा किया कि इम्परवा उस सवाल का सही जवाब देने के लिए विश्वसनीय नहीं था।
बताया गया कि शो में आने से पहले जोड़े ने ऐसा रिलीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसे बस मानना या ठुकराना था, जिससे निर्माता जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। उन्होंने दोहराया कि उन्हें बताया गया था कि खेल के दौरान कोई चालबाजी वाले सवाल नहीं होंगे। नेटवर्क ने 2012 में शो के प्रसारित होने के 2 साल बाद अज्ञात राशि देकर समझौता करने का फैसला किया और मरे दंपत्ति के दावे औपचारिक रूप से खारिज कर दिए गए। नंबर 3, जून 2009 में यूके में पहली बार गेम शो द चेज पेश किया गया और तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई है और यह कई अन्य देशों में भी पहुंच चुका है, जिनमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। शो के नियम आसान है। 4 प्रतियोगियों की एक टीम कई चेजर्स में से किसी एक का सामना करती है, जो सभी क्विज मास्टर होते हैं। हर एपिसोड में एक नया चेजर होता है जो ज्यादा से ज्यादा टीम के सदस्यों को बाहर करने की कोशिश करता है। हर राउंड में एक प्रतियोगी मंच पर आकर 1 मिनट में सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब देता है। हर सवाल की कीमत 1000 पाउंड होती है। उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 3 नगद राशियां ऑफर की जाती है, जिन्हें मंच पर एक बोर्ड पर रखा जाता है। बोर्ड में 7 स्टेप्स है। अब तक जीती राशि तीसरे स्टेप पर होती है। वे ज्यादा स्टेप्स लेकर ज्यादा राशि या कम स्टेप्स लेकर कम राशि खेल सकते हैं। फिर वे चेजर के खिलाफ सवालों के जवाब देते हैं और सही होने पर दोनों बोर्ड पर नीचे बढ़ते हैं। अगर चेजर या प्रतियोगी गलत जवाब देते हैं तो वही रुकते हैं, जबकि प्रतिद्वंदी अंत के करीब पहुंचता है। अगर चेजर पकड़ लेता है तो प्रतियोगी बाहर हो जाता है। यही प्रक्रिया बाकी टीम के साथ दोहराई जाती है। पकड़े जाने से पहले बोर्ड के अंत तक पहुंचने वाला व्यक्ति टीम के लिए राशि जमा करता है और पोडियम लौटता है। 4 राउंड के बाद बचे प्रतियोगी मिलकर समय सीमा के भीतर सवालों के जवाब देते हैं और सही जवाब गिने जाते हैं। इसके बाद चेजर के पास स्कोर हराने के लिए 1 मिनट होता है, लेकिन गलत जवाब पर टीम सही जवाब देकर उन्हें पीछे धकेल सकती है। अगर चेजर हारता है तो पैसे टीम के बाकी सदस्यों में बांटे जाते हैं। अगर चेजर टीम के स्कोर को हरा देता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता। ये एक लोकप्रिय शो है जो हर हफ्ते लाखों लोगों का मनोरंजन करता है, लेकिन कुछ विवादों में भी रहा है। एक मौके पर चेजरों में से एक मार्क लेबट पर धमकाने वाले व्यवहार का आरोप लगाया गया था। जब एक प्रतियोगी नॉटिंघम की निक्की नाम की महिला शो में आई तो उन्होंने अपनी पहली क्विक फायर राउंड में 3000 पाउंड जीत लिए और लेबट ने फिर मजाक में कहा कि वह जो जानती हैं उसमें बहुत तेज हैं, लेकिन वह ज्यादा कुछ जानती नहीं है। और इससे दर्शक हैरान रह गए और कई लोगों ने स्टूडियो से शिकायत करने के लिए संपर्क किया। दूसरे सोशल मीडिया पर शिकायत करते रहे, पर निक्की ने इसे सहजता से लिया। फिर 2026 में द चेज के एक एपिसोड में सिर्फ 2 प्रतियोगी फाइनल राउंड तक पहुंचे। उन्होंने 18 सवालों के सही जवाब दिए और चेजर के पास स्कोर हराने को 1 मिनट था। एक बार चेजर से पूछा गया, बाइबिल में राजा डेविड ने किस सुंदर महिला को नहाते देखा था? चेजर ने जवाब दिया, जेजेबेल, जो कि गलत था। बाकी प्रतियोगियों में से एक ने साथी के सही जवाब बत्शेबा देने से पहले ही जोर से हेलन बोल दिया, लेकिन होस्ट ब्रैडली वॉल्स ने कहा कि उन्हें पहला जवाब हेलन ही मानना होगा। आखिरकार चेजर विजेता बनकर उभरे और टीम ने $45,000 गंवा दिए। दर्शक नाराज हुए, लेकिन बताया गया कि एक निर्णायक ने जवाब अस्वीकार कर दिया है और अब कुछ नहीं हो सकता। इस शो में सालों के दौरान कई और विवाद भी देखे गए हैं, लेकिन ये अब भी उतना ही लोकप्रिय बना हुआ है। नंबर 2, कभी कभी सबसे छोटी गलतियां भी किसी को गेम शो में बहुत पैसे का नुकसान करा सकती है, जैसा कि 2012 में लोकप्रिय गेम शो व्हील ऑफ फॉर्चून में हुई घटना से साबित होता है। बात यह है कि कुछ लोगों ने इस शो में बहुत सारा पैसा जीता है, जबकि दूसरों की उम्मीदें गलत जवाबों की वजह से टूट गई है और दोनों ही चीजें देखने में काफी दिलचस्प होती हैं। एक महिला रेनी ड्यूरेट जो 2012 में शो में आई थी, ने कड़वे अनुभव से सीखा कि एक गलती बहुत महंगी साबित हो सकती है। अपने एपिसोड के दौरान वो बहुत अच्छा कर रही थी और उन्होंने कुल $3,850 जमा कर लिए थे और उन्होंने पजल को हल करने की कोशिश करने का फैसला किया, जो क्रिसमस गाने द 12 डेज ऑफ क्रिसमस की एक पंक्ति पर आधारित था। सही जवाब था 7 स्वॉन्स अ स्विमिंग, जिसे ज्यादातर दर्शक जानते थे। रेनी ने पजल हल करने को कहा
और अपने जवाब पर आत्मविश्वास था। लेकिन जब रेनी ने जवाब दिया तो उन्होंने फ्लोरिडा के उच्चारण की वजह से 7 स्वॉन्स अ स्विमिन कहा, जिसमें जी छोड़ दिया। मेजबान पैट सजेक ने शुरू में जवाब स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर तुरंत अपनी बात से पलट गए और समझाया कि रेनी ने पूरी पंक्ति नहीं बोली थी, इसलिए जवाब गलत था। इससे अगले प्रतियोगी के लिए बस सही तरीके से वाक्य बोलना एक आसान काम रह गया। सौभाग्य से रेनी ने $8,000 तो जीत लिए, लेकिन कुछ दर्शकों को लगा उसके साथ अन्याय हुआ। रेनी ने मीडिया से कहा कि शो में उन्हें बहुत मजा आया और दुर्भाग्यपूर्ण घटना निराशाजनक थी, लेकिन इससे उन्हें कोई कड़वाहट नहीं हुई। नंबर 1। एक लोकप्रिय गेम शो के होस्ट के रूप में नौकरी पाना वाकई रोमांचक होता है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें अच्छी कमाई होती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें हल्के फुल्के लेकिन अक्सर तीव्र माहौल में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलता है। लेकिन एक होस्ट माइक रिचर्ड्स ने पाया कि यह भूमिका कभी भी वास्तव में सुरक्षित नहीं होती, खासकर जब उनके अतीत की कुछ घटनाएं कई साल बाद वापस आकर उन्हें परेशान करती हैं, जिससे एक घोटाला हो जाता है। कई साल बाद दिए गए एक इंटरव्यू में रिचर्ड्स ने बताया कि जब उन्हें यह खबर मिली कि वे लंबे समय तक होस्ट रहे एलेक्स ट्रेबेक के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद गेम शो जेपर्डी की मेजबानी करेंगे, तो वे हैरान और बेहद खुश थे। उन्होंने नौकरी तुरंत स्वीकार की, लेकिन उन्हें चिंता थी क्योंकि अफवाह थी कि जिसे पहले ये भूमिका मिलेगी वो ज्यादा नहीं टिकेगा। कुछ लोगों ने सोचा कि उन्हें पक्षपात के कारण चुना गया क्योंकि वे जेपर्डी और व्हील ऑफ फॉर्चून के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं है। वह शुरुआत को लेकर उत्साहित थे, लेकिन एक दिन होस्टिंग और 5 एपिसोड शूट करने के बाद उनकी सारी योजनाएं विफल हो गईं। एंटी डिफेमेशन लीग ने उनसे संपर्क कर बताया कि वे उनकी पुरानी टिप्पणियों की जांच करेंगे। 2014 में रिचर्ड्स अपना पॉडकास्ट होस्ट कर रहे थे जिसका नाम था द रैंडम शो, जिसमें रिचर्ड्स और उनके कुछ पुराने दोस्त किसी भी विषय पर बेबाक चर्चा करते थे, जिसे वह इररेवरेंट डिस्कशंस कहते थे। बाद में उन्होंने कहा कि वो और उनके दोस्तों का ग्रुप हमेशा मजाक करने के लिए जाना जाता था और उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सालों पहले की गई उनकी कुछ टिप्पणियां एक ऐसे विवाद का कारण बन जाएंगी जिससे उनका करियर खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने उन बातों पर दोबारा विचार किया तो उन्हें लगा कि उनकी कही गई बातें वाकई में अस्वीकार्य थी, खासकर क्योंकि वह उन शो को देखने वाले कई लोगों के लिए एक आदर्श थे। उन्होंने अपने पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से उन विवादित एपिसोड्स को हटा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें अपने खिलाफ चल रही जांच का सामना करना पड़ा। जब उनकी टिप्पणियों की प्रकृति सार्वजनिक हुई तो उन्हें होस्ट के पद से हटा दिया गया, लेकिन उन्हें कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते रहने की अनुमति दी गई। दुर्भाग्यवश घोटाले के खुलासे से पहले ही दोनों शोज का मनोबल कम था और रिचर्ड्स की बर्खास्तगी ने स्थिति बिगाड़ दी। जो 5 एपिसोड पहले ही फिल्माए जा चुके थे उन्हें योजना के अनुसार प्रसारित किया गया, लेकिन फिर एक नए होस्ट केन जेनिंग्स को नियुक्त किया गया। सौभाग्य से दोनों शोज फिर से संभल गए और जैसे दशकों से अमेरिकी दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहें। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।